बाकी बाकियों को भी खाना मिला या नहीं मिला है? नहीं मेरा कि मेरा ख्याल है बच्चे भी बाहर हैं ना। नशैया बंदा बन जाए तो उनको कहें कि जल्दी आ रहे हैं। नहीं नहीं छुट्टी क्यों, हमने उसको अल्लाह माफ करे, हम पढ़ तो नहीं सके लेकिन दुआ तो हमने हिस्सा ले लिया। हमारे पास दिन कम है, इसमें छुट्टी की गुंजाइश नहीं होती इस फास्ट ट्रैक के अंदर। तो पता तूने बकवास की होगी फिर कोई, दिन कम है उसके साथ तो नहीं लिंक कर रही है? दिन कम है। बेटा उस्ताद की गुस्ताखी करोगे ना, उसके अंजाम का पता ना। अल्लाह माफ करे, ना दुनिया में कामयाबी ना आखिरत में। नहीं नहीं कोई नहीं। ले मेरे बच्चे, टैक्स ईयर हमने पढ़ लिया। आज उसका पता चल जाएगा आपको कितनी की समझ आ गई टैक्स ईयर की, कितनी नहीं आई। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस की थी मेरे बच्चे, अगरचे वो किसी काम की तो नहीं लेकिन फिर भी हमने पढ़नी तो है। उस टैक्स ईयर के अंदर, कर लो मेरे बच्चों। और ये लगा देना अटेंडेंस, याद है ना, हमने अटेंडेंस का कुछ रखा हुआ था तो 500 रुपया फाइन। जिसके पास ये मेरे ख्याल में कोई और क्लास में अनाउंस किया था। अच्छा अच्छा। हाँ मेरा ख्याल है जिसके पास ये रजिस्टर पड़ा मिल गया ना, उसको 500 फाइन होगा, इसको आगे फॉरवर्ड करें जल्दी से। अच्छा मेरा, चले, मेरा ख्याल है कि बस कर ली, लग जाएगी यार अटेंडेंस लास्ट पे। रख दो अभी, लास्ट पे करना मेरे को कोई, ओए ओए, रख दे, फेंक दे पीछे यार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बेटा टैक्स का हमें पता चल गया थोड़ा बहुत, कि टैक्स में क्या कुछ शामिल होता है। इसमें वो जो चैप्टर 2 के मुताबिक जो फीस इम्पोज की जाती है एफबीआर की तरफ से वो भी है, और उसके बाद पेनल्टी फीस जो भी है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। और ये 9% और 10% आज हम देखेंगे कि सैलरी पर्सन ने अगर 10 मिलियन से ज़्यादा उसकी इनकम हो तो वो 9% के लिहाज से टैक्स लाइबिलिटी जो भी उसकी बनेगी फर्दर पे करेगा। और जो अगर नॉन सैलरी है तो 10% के लिहाज से इसको भी आज देखेंगे हम, जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीकाकार सीखेंगे। हमें वैसे तो आज हमने पढ़ना है लेकिन हेड्स ऑफ इनकम का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें पता चल गया है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम से हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। और है भी हमारे सिलेबस में सारे का सारा 5 हेड्स ऑफ इनकम ही। उसके बाद मेरे बच्चे जो लास्ट हमने डिस्कस किया था, हमें ये भी पता कि टोटल इनकम क्या हुआ करती है। हमने डिस्कस किया था इन पांचों हेड्स की इनकम प्लस अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, इन सारी इनकम्स को आप आपस में इकट्ठा कर लें तो ये हमारी टोटल इनकम होगी। लेकिन जब हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल इनकम आपकी, एक तो उसको आपने उसमें से लेस कर देनी है एग्जेम्प्ट इनकम, और फर्दर आपने क्या लेस करना है उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस, यानी कि टोटल इनकम में से जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम शामिल नहीं होगी, मतलब वो पहले ही आप लेस कर चुके होंगे। टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर दें तो उसके लफ्ज बोलते हैं ये हमारे पास कौन सी इनकम है, ये टैक्सेबल। अब इसके ऊपर रेट लगाना आज हम सीखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे हमें डिडक्टेबल अलाउंस भी हमने पढ़े नहीं लेकिन बस नाम अभी याद रख लो, ये 4 हैं। उसमें ज़कात भी शामिल है, उसमें ये वर्कर वेलफेयर फंड WWF होगा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड है, और जो बच्चों की तालीम के खर्चे हैं ये हैं। खैर इसको जब जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। फिर मेरे बच्चे अगर आपको याद हो, हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी शुरू की थी। तो पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो पर्सन तो मेरे से हमने कहा था कि हम तो हैं ही हैं पर्सन, लेकिन टैक्स वाले और भी बहुत सारे लोगों को पर्सन मानते हैं। तो हमने देखा था कि टैक्स वालों के नजदीक कौन कौन बंदा पर्सन है। एक तो इंडिविजुअल जो हम लोग हैं ये भी पर्सन है। उसके बाद हमने कहा था कि कंपनी भी पर्सन है, एसोसिएशन पर्सन, जो पार्टनरशिप वगैरह होती है ये भी पर्सन है, या कोई भी पाकिस्तान में बनी हुई पाकिस्तान से बाहर फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है। यानी कि ये इसने कुछ लोगों को बताया कि कंपनी, ये जो टैक्स लॉज हैं ये इन लोगों को पर्सन मानते हैं। फिर हमने जब उन्होंने इन लोगों का बताया तो हमने कहा कि इन लोगों के बारे में तो हम जानते ही नहीं, हमें नहीं पता कंपनी किसको कहते हैं, एओपी किसको कहते हैं। तो फिर उसने आगे इन चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि जैसे एसोसिएशन पर्सन में कौन कौन शामिल है, वैसे हमने पढ़ लिया था कि इसमें फर्म भी शामिल होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो मिलकर लोग कारोबार कर रहे थे उनके, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हो और कानून इनको कहते हैं कि हम इनको पर्सन मानते हैं, चाहे कोई एनजीओ हो एनजीओ कोई भी, तो उसमें भी ये भी शामिल होगी कोई, चाहे वो एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक या बाहर। उसके बाद फर्म का भी हमने वैसे डिस्कस कर लिया था कि फर्म किसको कहते हैं, जब कुछ लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं और आपस में एग्रीमेंट कर लें कि इस कारोबार को चलाएंगे और जो कमाएंगे आपस में उसको शेयर कर लिया करेंगे, और कारोबार चाहे वो अकेला चला रहा हो कोई सबके बिहाफ पे, चाहे सारे चला रहे हैं।
जिम्मेदार सारे हैं, इस लाइन का मतलब ये होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कारोबार चला कौन रहा है, चाहे पार्टनर एक चलाए चाहे सारे पार्टनर चलाए, लेकिन जिम्मेदार अब होता है ना, बात करते एक पार्टनर मैनेज कर रहा है, बाकी सारे घर बैठे हुए, जिम्मेदार सारे ही हैं। तो ये एओपी का हमने डिस्कस किया था। बोर्ड का मतलब यहाँ पे एफबीआर, पुराने वक्तों में सीबीआर हुआ करता था। उसके बाद हमने कंपनी को भी लास्ट डिस्कस कर लिया था कि कंपनी से मुराद ये सारे लोग कंपनी में शामिल हैं। मेरा ख्याल इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये आप लोग जानते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ट्रस्ट क्या होता है ये भी हमने लास्ट पढ़ लिया था। उसके बाद ये इनको ज्यादा शदीद तरीके से नहीं पढ़ना, बस जो चीज शदीद तरीके से पढ़ने वाली होगी वो आपको बता दी जाएगी कि इसको एन अजबर कर लेना आप लोगों ने। उसके बाद पब्लिक कंपनी, ये आपने अजबर करना था, इसको समझना भी था और इसको याद भी करना था। वो डेफिनेशन पूछ सकता है, बताओ पब्लिक कंपनी किसको कहेंगे, और साथ वो ज्यादातर इसकी एप्लीकेशन करवाता है, वो अप्लाई करता है, वो कहता है सिचुएशन दे देगा और आपको कहेगा कि बताएं ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है या पब्लिक है। हमने कहा था कि पब्लिक कंपनी की कुछ निशानियां हैं। कोई भी कंपनी हमने डिस्कस किया, अज्यूम कर लो ये कंपनी है, अच्छा नाम के साथ इसके चाहे पहले से पब्लिक लिखा हो चाहे लिस्टेड लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो, हमने रूल्स के मुताबिक देखना है कि ये कंपनी पब्लिक है या नहीं है। जैसे हमने कहा था, अज्यूम कर लो ये एक कोई भी सीएफई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सीएफई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये सीएफई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देखिए मेरे बच्चे, इसके कोई शेयर गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसको कोई फॉरेन गवर्नमेंट ऑन नहीं करती, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो बताएं क्या करें इसका, ये प्राइवेट है। जाहिर बात है इसमें वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही मेरे बच्चे, जो हमने डिस्कस की नहीं। तो अज्यूम कर लो ये पब्लिक कंपनी है, इसके 49% यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, प्राइवेट या पब्लिक, अभी प्राइवेट। लेकिन अगर 50% शेयर इसके पंजाब गवर्नमेंट के पास होते फिर पब्लिक है मेरे बच्चों, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। हमने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर, पूरे 50% भी हो, तो वो कंपनी गवर्नमेंट फेडरल हो या प्रोविंशियल हो उसके पास शेयर्स हो, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, पब्लिक। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर एक कंपनी जिसके 50% शेयर्स अगर फॉरेन गवर्नमेंट के पास होंगे तो वो भी कंपनी मान लो कि पब्लिक ही कहलाएगी। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी जिसके अज्यूम कर लो 50% शेयर्स अगर कोई फॉरेन कंपनी ऑन करती हो और उस फॉरेन कंपनी को 100% फॉरेन गवर्नमेंट ऑन करती हो, तो ऐसी कंपनी भी पब्लिक कंपनी होगी। लेकिन अगर एक कंपनी फॉरेन कंपनी, इस कंपनी के शेयर 70% शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास है, इस कंपनी के 70% शेयर फॉरेन कंपनी के पास है और उस कंपनी के 99% शेयर गवर्नमेंट के पास है, ये प्राइवेट है। तो ये मेरे कल हमने सारा तरीका का, और आखिर पे अगर कोई ट्रस्ट है जिसके यूनिट्स, आम कंपनियों में शेयर्स होते हैं और ट्रस्ट के अंदर यूनिट्स होते हैं, ऐसा ट्रस्ट जिसके यूनिट्स पब्लिकली मेरे बच्चे अवेलेबल हों, सेल परचेज हो रही हो, तो उसके लिए लफज क्या बोलते हैं, ये जो ट्रस्ट है ये भी पब्लिक कंपनी है। तो ये पब्लिक कंपनी की मेरे बच्चे चार चीजें इंतहाई अहम थी जो हमने डिस्कस की थी। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। अब जरा देखिएगा, किताबें ना देखिएगा, ये पढ़ें और मुझे बताएं कि ये पब्लिक कंपनी है या नहीं। कह रहा ब्रीफली स्टेट विद रीजंस, वजह भी बतानी है, यानी कि खाली ये नहीं बताना पब्लिक प्राइवेट लिख दो पेपर के अंदर, होता ना कि आप लोग तो मगरों लाते हो चीजों। तो आपने वहां पे कहता है कि रीजन भी बताएं कि अगर आपने इसको प्राइवेट बोला तो क्यों बोला, अगर पब्लिक बोला है तो वो क्यों बोला है आपने, यानी कि सादा अल्फाज में पहले लॉ की प्रवीण बताएं, कानून क्या कहता है इसमें, सिचुएशन के लिहाज से पहले कानून बताइएगा, फिर कानून को सिचुएशन से रिलेट कीजिएगा और फिर अपना आंसर कीजिए। ये देखो आप कानून पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो। अगर आपने बीएलडी या लॉ कोई सब्जेक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, उसमें हमने सीखा था कि जब भी वो इस तरह के सिनेरियो को दे देता है, कानून कहता है कि जिम कर लो, कानून कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट उसी बंदे से करो जिसकी उम्र 18 साल हो, ये कानून ने कह दिया। अब वो पेपर में सिनेरियो दे देता है कि वो कहता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और मिस्टर बी की उम्र 15 साल है। अब जरा इसको बता दें इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के बारे में। देखो सबसे पहले हम कानून बताते हैं, हम कहते हैं कानून क्या है कि अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो एज क्या होनी चाहिए, 18 साल। यहां पे मिस्टर बी की उम्र क्योंकि 15 साल है, इसलिए इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो कानून जो बताया गया हो उसको, अगर उसमें कोई गलती हुई है सिचुएशन के अंदर जो आपको बताई जाएगी, सबसे पहले हम कानून बताते हैं कि कानून क्या है, फिर हम कहते हैं कि उस कानून के मुताबिक इस सिचुएशन में जो आपने हमें बताई है इसमें गलती क्या है और उसको सही कैसे किया जा सकता है अगर हो। फिलहाल तो यहाँ पे आपने सिर्फ बताना है कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। क्यों प्राइवेट है, क्योंकि कानून कहता है अगर ये चीज पूरी है तो पब्लिक है, अगर नहीं तो प्राइवेट। तो यहाँ पे वो चीज पूरी नहीं हो रही तो ये क्या है, ये प्राइवेट है। देखते हैं, कह रहा है कि पीपीएल इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। देखो अगर वो कंपनी एक्ट 2017 में इनकॉर्पोरेट है तो फौरन से ये नहीं बोलते ये कंपनी तो है, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनी एक्ट 2017 वो कंपनी है। तो कंपनी तो है ये, लेकिन हम ये देख रहे हैं ये पब्लिक है प्राइवेट है। खाली ये ना हो कि यहां तक देखें और कहेंगे भाई इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी एक्ट 2017 तो ये पब्लिक कंपनी ना, वो तो सिर्फ अभी ये निशानी है कि ये कंपनी है एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। अभी तक तो यही लग रहा है कि भाई वो पब्लिक नहीं है।
क्योंकि इनकॉर्पोरेट तो हुई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्टेड नहीं। अगर होती तो फिर देखते, अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड बोल देता, फिर अगली लिस्टिंग के लिहाज से हमने अगली चीज क्या चेक करनी थी बोला, आखिरी दिन भी लिस्टेड है या नहीं है। अगर पूरा पूरा साल लिस्टेड लेकिन आखिरी दिन लिस्टेड नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं, वो पब्लिक नहीं है। क्या फिलहाल तो उसने कह दिया कि लिस्टेड भी नहीं, उसके परेशानी खत्म। 59% ऑफ द शेयर्स इन पीपीएल आर हेल्ड बाय द बीबीसी लिमिटेड, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द यूके। 50% शेयर्स हैं यूके की कंपनी के पास। अब तो मामला अभी तक तो आधा तो हो गया कंप्लीट, इनके बाहर की कंपनी के पास इस कंपनी के 50% शेयर्स हैं। कहता है यूके गवर्नमेंट जो भी है होल्ड्स 97% ऑफ द शेयर्स इन बीबीसी लिमिटेड। क्योंकि उसके पास 100% शेयर्स होने चाहिए थे इस कंपनी के। ये जो बीबीसी है, इस कंपनी के 100% शेयर यूके गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे, लेकिन उसके पास 97। देखो, उस बाहर की कंपनी के पास 50% शेयर ही होने चाहिए, क्योंकि बात का हमें धोखा पेपर में ये होगा, हमें लगेगा कि बाहर की कंपनी के पास 100% शेयर होने चाहिए आगे, ना ना, वो 50% ही है। बस उस कंपनी के आगे 100% शेयर उस मुल्क की गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। याद रखोगे? इसका मतलब पहले क्या है? हाँ, तो अब जैसे वजह भी बताएंगे, यही वजह बताएंगे कि इस कंपनी के 100% शेयर यूके की गवर्नमेंट के पास नहीं है। पहले कानून बताएंगे कि अगर एक कंपनी बाहर की हो और उसके पास हमारी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हो, और उस कंपनी के जिसके पास शेयर्स हैं उसकी 100% शेयर होल्डिंग वहां की गवर्नमेंट के पास हो, तो वो पब्लिक है। यहाँ पे नहीं है इस तरह। उस कंपनी के 50% शेयर तो हैं, 50%, 59%, लेकिन उस कंपनी के 100% शेयर ऑन बाय यूके गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए ये कंपनी क्या है? प्राइवेट है। वजह भी बतानी है रोज, याद रखोगे? कहता है कि XYZ लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी। देखो देखो देखो, धोखा दे दिया ना। वो कह रहा है कि ऊपर बताओ ये पब्लिक है या प्राइवेट है, और शुरुआत उसने किया कि XYZ लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। हम कहेंगे वेरी गुड, हमारे लिए तो आसानी पैदा होगी। और ये इनकी देखो, ये ना हो कि क्लास यहाँ पे जो पेपर में बैठे हुए बाकी सबको भी पता चल जाए कि शुरू में लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी। ये तो खुश हो रहा होगा ना, देखो कितनी आसान बात है। ये मुझे तो पता चल गई, बाकी यहाँ पे सेंटर में जो लोग बैठे हुए ना, कहीं उनको ना पता चल जाए। कितनी आसान बात है, इनको बाद में बाहर जाकर मैं तंग करूंगा कि ये देख, ये तो लिखा हुआ था। आई का वैसे भी पेपर बना था। कहता है कि XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इन कॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी 2017। क्या यहां तक हमें पता चल रहा है पब्लिक है कि नहीं? अभी नाम बोला उसने सिर्फ धोखा देने के लिए, दाना फेंक दिया उसने। अब देखेंगे कौन चुकता है कौन नहीं। कहता है हु शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां तक भी लग रहा है कि भैया शायद, अब यहां पे शायद वाला मामला हो गया कि शायद ट्रेड हो रहा है। कहता है फ्रॉम 1 अगस्त 2025 से अंटिल 29 जून 2026, यानी कि 1 अगस्त से 29 जून 2026 तक इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे थे। और ये आपने जो बताना है, इसका मेरा ख्याल 2026 के लिए बताना होगा। खैर, 29 जून 2026 तक, ऑन विच डेट द कंपनी वाज डीलिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो 29 जून को उसको डीलिस्ट कर दिया गया। थी तो सही लिस्टेड, अगर ये अगले 2 दिन भी लिस्टेड रहती तो लिस्टेड ये पब्लिक बन जाती, लेकिन फिलहाल तो हम बताएंगे कि अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो और आखिरी दिन भी लिस्टेड हो तो फिर पब्लिक होती है। अब ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड तो थी, लेकिन आखिरी दिन लिस्टेड नहीं रही, तो इसलिए अब ये पब्लिक नहीं है, कोई प्राइवेट है। कह रहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ NWFP, ये नशे को अभी तक इसने नाम सही नहीं किया, ये KP के, इसके खिलाफ केस होना चाहिए, इनका ताब वाला बनाना। कह रहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो पुराने वक्तों में हुआ करता था, होल्ड 50% ऑफ द शेयर इन ABC लिमिटेड। यहां तक क्या लग रहा है, ये कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी? भाई गवर्नमेंट के पास है तो इट्स ओके, आगे कोई देखने की जरूरत है आखिरी दिन भी है कि नहीं, जो भी है ना, 50% शेयर उसके पास। कह रहे पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसमें तो है नहीं ना कब तक है कब तक नहीं। ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2017, ABC लिमिटेड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। 50% शेयर है KP के गवर्नमेंट के पास, लेकिन लिस्टेड नहीं है। पब्लिक है प्राइवेट? पब्लिक है, फेडरल हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। कहता है कि BRR इज ए पब्लिक कंपनी। अब देखो फिर वो लफ्ज बोल दिया उसने, पब्लिक कंपनी है। अंडर द कंपनी एक्ट 2017, 41% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। हो गया, पब्लिक बनी या नहीं? अभी 50 होने चाहिए थे, यहाँ पे दिक्कत है। 41 शेयर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, 50% बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे तो हो गया मेरा, इतना ही काफी है। आगे कोई ढूंढने की जरूरत तो नहीं ना? नहीं, इतना ही काफी है। अगर किसी बाहर की मुल्क की कंपनी के पास होते, फिर हम उसकी 100% शेयर होल्डिंग को ढूंढते हैं। ये तो उसने बोल दिया कि 50% फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो चाहे बाहर की गवर्नमेंट हो। अगर 50% शेयर है, वो क्या बन जाएगी कंपनी? पब्लिक। तो आगे जो भी दे रहा होगा धोखा दे रहा होगा। 9% इंडिविजुअल एंड ग्रुप कंपनी जो भी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BR इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक इन पाकिस्तान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनी क्या है? पब्लिक है।
ले बेटा, ये तो सिर्फ उसने पूछा हुआ कंपनी है नहीं, कंपनी और इसमें क्या है। कुछ चीजें अभी हम छोड़ रहे हैं इसमें, वो बाद में देखेंगे। ये नहीं कि छोड़ ही नहीं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये चीजें यहाँ पे कुछ हमने बेस बनानी है अपनी। याद है इसके बाद हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो रेजिडेंट का स्टेटस डिस्कस किया था। और रेजिडेंट हमें पता चल गया था कितने लोगों का रेजिडेंट का स्टेटस चेक करना था, 3 पर्सन का, 3 तरह के लोगों का। एक तो कंपनी, एओपी और इंडिविजुअल, ऐसे ना मेरे बच्चों। यानी कि रेजिडेंट, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसने कहा रेजिडेंट कौन होता है, हमने कहा रेजिडेंट वो होगा जो रेजिडेंट कंपनी होगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, या रेजिडेंट एओपी होगी। फिर हमने दूसरा डेफिनेशन में बताया था अगर वो फेडरल गवर्नमेंट, ऐसे ना मेरे बच्चे, या फेडरल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉय अगर मुल्क से बाहर हो, खैर वो भी इसमें शामिल है, ये रेजिडेंट ही होते हैं। यानी कि रेजिडेंट की डेफिनेशन हमने सबसे पहले ये पढ़ी थी। फिर हमने ये देखा था, ये तो कह रहे हैं कि रेजिडेंट वो होगा जो रेजिडेंट हो, रेजिडेंट कंपनी हो, एओपी हो या इंडिविजुअल हो, लेकिन हमें ये नहीं पता चला था फिर ये कैसे बनेंगे, एओपी कंपनी और इंडिविजुअल, ये कैसे रेजिडेंट बनेंगे। तो याद करें, इसके लिए हमने सबसे पहले इंडिविजुअल को डिस्कस करना शुरू किया था। हमने कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, अच्छा इसमें ये नहीं देखना, हमने सीखा था इसमें ये नहीं देखना ये पाकिस्तानी है या गैर मुल्की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने रेजिडेंट का स्टेटस, नेशनल, सिटीजन, इन चीजों को इग्नोर करते हुए देखना होता है मेरे बच्चों। और फिर ये बताएं क्या, कितने सालों के बाद हमने रेजिडेंट का स्टेटस चेक करना होता है, हर साल चेक करना है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था हो सकता है इस साल कोई बंदा रेजिडेंट हो लेकिन अगले साल रेजिडेंट ना हो, और इस साल नॉन रेजिडेंट हो, अगले साल हो सकता है रेजिडेंट हो जाए। तो हमने हर साल उसका रेजिडेंट का हर टैक्स ईयर के लिहाज से उसको चेक करना। हमने कहा था कि मिस्टर ए अगर ये इंडिविजुअल है, तो हमने डिस्कस किया ये इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा पाकिस्तान का, अगर 183 दिन या उससे ज्यादा अगर ये पाकिस्तान में रुका हो तो हमारे मुल्क का ये रेजिडेंट है। फिर हमने डिस्कस किया था, अब अगली बात, ये तो कोई भी हो सकता है, ये मिस्टर ए कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने डिस्कस किया था अगर मिस्टर ए हमारे मुल्क का सिटीजन है, अगर ये हमारे मुल्क का शहरी है और हमारे मुल्क में 183 दिन उससे ज्यादा नहीं रुकता, लेकिन किसी और मुल्क में भी 182 दिनों से ज्यादा नहीं रुकता, मतलब वो किसी और मुल्क का भी रेजिडेंट नहीं होता हो हमारा शहरी, हमारा भी रेजिडेंट ना बना हो उस साल में और किसी और मुल्क का भी रेजिडेंट ना बना हो, फिर हमने कहा था कि हमारा ही रेजिडेंट, याद है कि नहीं। यानी कि अगर बाकी मुल्कों में भी 182 दिनों से ज्यादा ना रुके और हो हमारा शहरी और हमारे मुल्क में भी नहीं, तो हमने कहा था फिर ये हमारा ही रेजिडेंट है। फिर हमने कहा था सर ये जो 183 दिन आपने काउंट करने हैं, इनको काउंट करने का तरीकाकार क्या था। हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे, अगर हमारे मुल्क में कोई बंदा जिस दिन पाकिस्तान में आया और जिस दिन पाकिस्तान से गया, आने वाला दिन भी चाहे वो एक लम्हे का हो, तो पाकिस्तान में वो आया हो एक लम्हा पहले, बस दिन खत्म हो रहा था, एक लम्हा पहले आ गया, जिस दिन वो गया पाकिस्तान से एक लम्हा रुका सिर्फ उस दिन का और मुल्क से बाहर चला गया, आने का दिन भी और जाने का दिन भी, ये दोनों काउंट होंगे। फिर हमने डिस्कस किया अगर वो पाकिस्तान में किसी खास मकसद के लिए आया हो और वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, चाहे जो मर्जी रुकावटें हो पाकिस्तान के अंदर, हमने कहा था चाहे उसको 9 मई के वाकये में उठा के उसको अंदर बंद कर दिया हो, चाहे खुदा ना खासा वहां पे किसी मेन हॉल में कराची में गिर गया हो, चाहे वो कोई खुदा ना खासा उसने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाई हो, उसको पिंडी वाले उठा के ले गए हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी मर्जी, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि यही हालात है ना पाकिस्तान में बंदे के गायब होने के, जो मर्जी हो, तो मेरे बच्चे ये चाहे गायब हो, है तो पाकिस्तान में, तो उसका वो दिन भी काउंट हो। फिर हमने डिस्कस किया था सर ये बेचारा यहाँ पे पाकिस्तान में आया हुआ है लेकिन यहाँ पे आके बीमार पड़ गया, उसको होश है नहीं है, कौमे में है, बातें करता है नहीं करता, इस चीज से कोई लेना देना नहीं, है तो पाकिस्तान में, तो मेरे बच्चे वो भी यहाँ पे काउंट होगा। फिर हमने डिस्कस किया था सर ये बंदा बेचारा पाकिस्तान में आया किसी काम के लिए, अच्छा काम इसने कर लिया, लेकिन जाने से पहले कहता है कि चले पाकिस्तान के बारे में बड़ी सुना है, इसके नॉर्दर्न एरिया, इमरान खान कहता है कि इन्होंने मुझे ईसीएल में डाल दिया कि मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, वो कहता है मैंने मुल्क से बाहर क्यों जाना, अगर मुझे कहीं पे सैर सपाटा करना भी होगा तो मैं नॉर्दर्न एरिया में जाऊंगा जहां पे अज्यूम कर लो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है, मैं मुल्क से बाहर क्यों जाऊँ। तो अज्यूम कर लो इसने ये आया पाकिस्तान में, इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद सोचता है कि ऐसा करें मैं जाने से पहले थोड़ा एरिया कुछ घूम फिर लो, कोई मसला नहीं, काम हो गया, घूम फिर तो यहीं पे रहना, वो दिन भी काउंट होंगे, हर तरह का दिन काउंट होगा। सॉरी एक एक्सेप्शन थे, ये इन ट्रांजिट हो, और इन ट्रांजिट लाजमी नहीं कि जहाज के जरिए ही हो, कोई भी मेरे बच्चे वो कन्वेंस हो चाहे, हाँ बिल्कुल, कोई भी बाय रोड हो बाय एयर हो जो भी मर्जी, बाय वाटर हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो बंदा अजीम करो इन ट्रांजिट की शक्ल में पाकिस्तान में रुके, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी हो मेरे बच्चे, वो हमने दिन काउंट नहीं करने। अच्छा ये हमने डिस्कस किया था सारे का सारा इंडिविजुअल का।
अभी हम देखेंगे जब इसके सवाल करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सवाल करने से ही पक्का होगा। उसके बाद में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि रेजिडेंट कंपनी क्या हो, अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कैसे पाकिस्तान में उस साल में टैक्स ईयर में कैसे शिफ्ट हुआ हो। होली पार्सली नहीं यार, होली पाकिस्तान में किसी लम्हे भी शिफ्ट हुआ, कंपनी का होली था ना। अरे देखो मैं भी इंसान हूं, कोई मुझसे गलती हो सकती है बोलते हुए। हाँ, तो अगर कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में होली ट्रांसफर हुआ किसी भी लम्हे उस साल में, एक लम्हे आए और उसके बाद चले गए, ये नहीं कि वो बोल रहा कि ट्रांजिट था, जा था, जो मर्जी था, इन ट्रांजिट में चाहे पाकिस्तान में रुके हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन बहुत वाजे लिखा हुआ है। अगर उस कंपनी, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान में कभी भी होली पार्शल होली ट्रांसफर हो गया तो वो कंपनी पाकिस्तान की रेजिडेंट होगी। फिर हमने डिस्कस किया था कि ईओपी कब पाकिस्तान की रेजिडेंट होगी, अगर उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में होली या पार्शली किसी लम्हे भी ट्रांसफर हुआ हो तो वो कंपनी पाकिस्तान में, और सॉरी ईओपी पाकिस्तान में रेजिडेंट कहलाएगी। जो तीन लोगों का रेजिडेंट का स्टेटस हमने वो जाते जाते थोड़ा थोड़ा स्पीड पढ़ा था, आई होप कि आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा घर जाके। ले बेटा, अब जरा देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ा वो आपको थोड़ा बहुत आता भी है कि नहीं। ले बेटा, रेडी। कहता है एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2026। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात होगी मेरे बच्चे। जब उसने बोल दिया कि टैक्स ईयर 2026, वो ये नहीं बोलेगा कि कहां से कहां तक है, बस उसका कहना इतना ही कहना काफी है, बाकी आप जाने आपका काम जाने। अब टैक्स ईयर 2026 मेरे बच्चे जाहिर बात, आप वो स्पेशल तो नहीं बोलेगा, वो होगा तो वो खुद बताएगा। अच्छा याद रखना, वो स्पेशल भी हो सकता है, अगर स्पेशल होगा तो वो खुद बताएगा। आप ये ना बोलना ट्रांजिशनल भी हो सकता है, वो अभी एक लम्हे का होता है मेन, वो कभी इस तरह की चीजों के लिहाज से नहीं डिस्कस करता। उस टैक्स ईयर दो ही मेन है, वो तो एक साल से दूसरे साल में जब ट्रांसफर तब बीच में आता है। वरना टैक्स ईयर 2026 कहां से कहां तक होगा? 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026, सबसे पहले इस चीज का तायन, और इसको कहीं ना कहीं आपने उसको ड्रॉ कर लेना कि ये कहां से कहां तक होगा। 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026, ये हमारे टैक्स ईयर 2026 होगा। जरा देखते जाते हैं। कहता है कि मिस्टर रजा इज वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। पाकिस्तान की जो टूरिज्म की मिनिस्ट्री है, वजारत है, उसमें मिस्टर रजा डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। ऑन 15 जुलाई 2025 को ही वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन इटली फॉर 2 ईयर्स। यानी कि 15 जुलाई को ही 2025 को ही वो पाकिस्तान से चला गया। यानी कि अज्यूम कर लो 1 जुलाई से ये साल शुरू हुआ था, तो 1 जुलाई के बाद सिर्फ 15 दिन पाकिस्तान में रुका। 15 जुलाई के बाद वो चला गया पाकिस्तान से, और फिर वहीं पे है 2 साल के लिए। वो पाकिस्तान में आए नहीं फिलहाल। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैसे पता चला? हाँ, वो गवर्नमेंट अब दिन ना काउंट करने शुरू कर देना। अगर आपने उसको दिन काउंट करके बताया निकलेगा तब भी रेजिडेंट, लेकिन वो कानून आप गलत अप्लाई कर रहे होंगे मेरे को। वो चीज आपने बतानी नहीं दिनों के लिहाज से उसको, क्योंकि उसने बड़ा वाजे करके यहाँ पे लिख रखा था कि इंडिविजुअल कौन कौन सा था। एक तो ये उसने पहले बताया कि 183 वाला मामला। दूसरा, इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और बाहर है, जितने मर्जी अरसे के लिए हो, 10 साल बाहर है, कभी आए ना पाकिस्तान में, वो रेजिडेंट ही होगा। याद रखोगे? तो ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, और इसको इस एम्प्लॉय के लिहाज से बताना है उसको, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और ये रेजिडेंट ही होते हैं। तो बेटा चलो, इसमें दिन दून काउंट करने का नौबत ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि एंडरसन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो भी हो, हमें इससे कोई लेना नहीं, एलएलसी है, वाज इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूके। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड। अब देखो ये पेपर में बोलता है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये नहीं आपको ढूंढना है डायरेक्टर आए हैं, क्या आए हैं, कौन आया कौन नहीं, जो लफ्ज उसने डेफिनेशन में दे दिया उसकी डिटेल में कभी नहीं जाता। वो ये लफ्ज बोल देते कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसे पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ है, होली शिफ्ट हुआ है या पार्सली शिफ्ट हुआ है कि नहीं। तो कहता है कि ये कंपनी यूके की वहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। However, with effect from 1 November 2025, the entire management and control was shifted to यूके। देखो 1 जुलाई को वो पाकिस्तान में थे, 1 जुलाई 2025 को वो पाकिस्तान में थे, जुलाई भी पाकिस्तान में, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी, लेकिन 25 नवंबर को वो पाकिस्तान से चले गए। अब बताओ ये रेजिडेंट है कि नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लम्हा भी यहाँ पे रुकते।
फिर अगर आपने खुदा ना खासा यहाँ पे दिन काउंट करके बताने शुरू कर दी कि जुलाई के इतने दिन, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, सत्यानाश हो जाएगा। हैं? चाहे उसके बाद मेरे बच्चे वो रेजिडेंट निकले, तकरीबन 6 महीने तो हैं, तो रेजिडेंट चाहे निकले लेकिन मेरे बच्चे कम खराब हो जाएंगे। क्योंकि आपने उसको ये नहीं बता रहे कि लॉ के मुताबिक अगर ये कंपनी, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में अगर होली किसी लम्हे भी शिफ्ट हुआ हो, वो रेजिडेंट होती है। क्या रखो। नेक्स्ट देखिएगा, कहता कि ऑन 1 फरवरी 2026 मिस्टर सबील ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी है। अब जब वो पाकिस्तान के शहरी का नाम बोल देगा ना, एक तो आपने उसके दिन काउंट करने हैं, काउंट करके आप उसको बताओगे, अभी देख लेंगे उसको। कह रहा है कि पाकिस्तान का सिटीजन है, वाज सेंट टू पाकिस्तान बाय हिज यूके बेस्ड एम्बेसी। अच्छा, पाकिस्तान का शहरी है लेकिन उसको पाकिस्तान भेजा गया है यूके बेस्ड कंपनी टू वर्क ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। हो सकता है पाकिस्तान का शहरी है लेकिन यूके में काम कर रहा होगा, उसकी कंपनी ने, क्योंकि यार पाकिस्तानी है, चलो इसको पाकिस्तान में किसी काम पे, प्रोजेक्ट पे भेज दो, तो उसको वापस पाकिस्तान में भेजा है, पाकिस्तान शहरी। तो वहां के बंदे को भी भेज सकता था। उसने एक और चीज आपसे पूछनी थी एक्चुअली, और वो अंदाजा लगाएगा कि आप उस चीज तक पहुंचे हो कि नहीं। अब मैं अभी पूछूंगा कि आप भी वहां तक पहुंचे हो कि नहीं। उसने पाकिस्तानी बंदे को, यूके की कंपनी ने पाकिस्तान भेजा, जा ये काम करके आ। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2026। वो आया और 23 अगस्त 2026 को बाहर चला गया। अब हम दिन कौन करेंगे आप, कितने दिन वो पाकिस्तान में, अब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं ना, अब दिन कौन करेंगे। अच्छा, दिनों के लिहाज से तो हम देख लेंगे वो रेजिडेंट है कि नहीं। तो अभी देख लेते हैं दिन कौन करेंगे, नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी बताएंगे। लेकिन अगर अजीब कर लो नहीं बोल दिया उसने, क्या सारा कर आगे दिन कौन करके हम ये बोल देंगे नहीं, या कुछ और भी चीज वो आपसे तोको कर रहा है यहाँ पे। लॉजिक पेश करेंगे। किस चीज का लॉजिक। जो हमारा पिछला टैक्स दे रहा है उसके डेज कंप्लीट नहीं होते हैं। नहीं, वो तो आपने, वो तो दिनों में बता दिया सारा कुछ। आपने क्यों बोल रहे हैं? वहाँ पे भी 182 डेज। हाँ, वो पूछना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान का सिटीजन है, अगर यहाँ पे उसके 183 दिन ना बने, लेकिन अगर किसी और मुल्क में भी 182 दिन से ऊपर ना बना, तो फिर भी पाकिस्तान का रेजिडेंट है। वो तो करेगा कि सिटीजन मैंने नाम बोला है, और वहां पे मैंने पॉइंट लिख के बताया हुआ आपको, ये तो बताओ कि उसमें सिर्फ ये दिनों वाला ना बताना, मुझे दूसरा भी बताओ इसमें लॉ की प्रोविजन क्या है। अगर वो बता दी तो 2 नंबर हुए, तो एक ही नंबर मिलेगा इसका। अनफॉर्चुनेटली जाहिर बात है, वो चीजें पूरी पूछना चाह रहे हैं ना, और इसलिए पेपर में लिखते हुए मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा बता देना, लेकिन ज्यादा तब बताएंगे जब आता हो। ये भी तो दिक्कत है सर, आप तो बोल देते हो ज्यादा बता देना, हम कहाँ से बताएंगे। ये दिक्कत है। चले मेरे बच्चों, अब देखो मिस्टर समील, 1 फरवरी को मिस्टर समील ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वाज सेंट टू पाकिस्तान, 1 फरवरी को पाकिस्तान आया है, ऐसे ही ना, बाय हिज यूके बेस्ड कंपनी टू वर्क ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2026। अब अगर हम देखें, मुझे ये बताएं, जुलाई 2025 में पाकिस्तान में था वो, जुलाई में नहीं था, ऐसे ही अगस्त में था, सितंबर में था, अक्टूबर में था, नवंबर में था, दिसंबर में था, जनवरी में। ये बेटा बनाना है वहां पे, सीधा तू फरवरी से सर की कर रहे हैं, तो सीधे फरवरी चलाए दो। तरीकाकार भी तो देखना ना उसको, ताकि उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये महीने तो मेरे, क्योंकि कौन यहीं पे करना है आपने इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान, जब जो हमारा टैक्स ईयर है उसके लिहाज से। अब मुझे बताया फरवरी में था, हाँ फरवरी में था। अब फरवरी में वो कह रहा है 1 फरवरी को ही पाकिस्तान आ गया। ये दिन पूरा काउंट होगा या आधा काउंट होगा, अगर टाइम टाइम बता देता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फरवरी के 28 या 29, हाँ 28 मोस्टली तो 28 होते हैं, लेकिन 29 करना चाहो तो फिर लिख कर बताना उसको कि ये मैं लीप ईयर यूज कर रहा हूँ या क्या यूज कर रहा हूँ, फिर उसको बता देना। अदरवाइज तो मोस्टली 28 ही रखना, लेकिन अगर हो तो उसको कह के अगर बता दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं कि मैं इस लिहाज से इसको ये, मैं इसको ये एज्यूम कर रहा हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी अगर कर देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक दिन से उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। अगर 182 दिन हुए तो कुछ और है, 83 दिन हुए तो कुछ और हो। इसलिए मेरे बच्चे, अगर आपको कहीं पेपर में बैठे हुए कंफ्यूजन हो रही हो कि मैं फरवरी को 28 लूँ 29, वैसे लीप ईयर का तो पता ही ना इन कौन 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 से साल 28 के होते हैं, कौन से 29 के हैं। जो 4 पे डिवाइड हो वो क्या होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 29 या 28। ठीक हो, यानी कि जो 4 पे डिवाइड हो जाए उसमें 29 दिन होते हैं, जो 4 पे डिवाइड ना हो उसमें 28 होते हैं। अच्छा, हर दफा मैं ये बच्चों से पूछता हूँ और हर दफा मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि भाई क्या लीप ईयर क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चे खुद बता देते हैं क्योंकि ये सियाने हैं, और मैं भी सीखता हूँ, यकीन करो।
अभी आपने बता दिया, अगली दफा फिर मैं बच्चों से पूछूंगा, फिर मेरा दोबारा से रिकॉल होगा भाई हमें क्या 28 दिन का है, 29 दिन का है। आपने कौन करना है पेपर में बैठ के, हमने नहीं कौन करना। ले बेटा, सिर्फ रेजिडेंट स्टेटस देखने के लिए आपको ये सारी दिक्कत सीए के अंदर करनी पड़ती है, इसके अलावा इसके 28 या 29 से हमें कोई लेना देना नहीं है। या जब आप नौकरी करेंगे फिर आप देखेंगे ये महीना 28 का या 29 का है। तो बेटा खैर 28, अगर दिक्कत हो तो मैंने आपको बता दिया, ये जो भी आप रखते हो उस लिहाज से जम्पशन ले लेना। तो बेटा 28 दिन हो गए फरवरी के, उसके बाद देखें ये वापस कब गया है, 23 अगस्त 2026। इसमें फरवरी में यहाँ पे, मार्च में यहीं पे था, दिन कितने, मार्च के 31, अप्रैल में यहीं पे था, कितने दिन, मई में यहीं पे था, कितने दिन, जून में यहीं पे था, कितने दिन, जुलाई में यहीं पे था, ऐड करने हैं? हमारा टैक्स ईयर खत्म हो गया है। देखो अगले तो 2 महीने दिए ना उसने, जुलाई, उनको पता है कई शहजादे ऐसे होंगे, और मेरी बेटियां, उन्होंने क्या करना है, हाँ ये उन्होंने कहना है सर सारा को साथ एम चीजें साढ़े खाते पा दिया करो। हैं? तो उन्होंने, उनको पता है कि ये बच्चे क्या करेंगे, ये जुलाई के भी और अगस्त के भी ये दिन इसमें ऐड कर देंगे। तो इस भरोसे पे उसने आगे अगले दिन दिए ताकि आप लोगों को धोखा दे सके, तो इसलिए मेरे बच्चे मुझे पता है आप लोग धोखे में आ जाएंगे। ले बेटा, अब यहां तक रोके, अब जरा करो काउंट कितने मन, 150। और फिर हम बताएंगे क्योंकि ये 183 दिनों से कम है, इसलिए ये बंदा पाकिस्तान का सिटीजन, सॉरी रेजिडेंट नहीं, सॉरी सिटीजन नहीं, रेजिडेंट नहीं, अब अगली बात बताएंगे। लेकिन हाँ ये हमारा सिटीजन है, अगर ये किसी और मुल्क का रेजिडेंट ना हुआ, 182 दिन से ज्यादा किसी और मुल्क में ना रुका, तो फिर ये हमारा ही रेजिडेंट हो। वो स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है साहब, याद रखोगे। तो जब भी लफ्ज सिटीजन आ जाए, ये हमारा सिटीजन है, बताएं ये रेजिडेंट है कि नहीं। हम जब उसके दिन काउंट करेंगे, चाहे वो, अच्छा ये तो यूके से ही आया था ना, ये पाकिस्तान का सिटीजन अगर कोई बाहर जाता है, कहेगा ये फलाना बंदा यहाँ से वो जॉब करने के लिए गया, इतने दिन पाकिस्तान में रुका है, फिर आया ईद शब रात करने, फिर गया शादी करने, फिर आया गया, आप बताएं उसके, अब दिन काउंट करेंगे उसके बाद वहीं तक नहीं रहना, 183 दिनों तक है तो हमारा सिटीजन ना, अगली बात फिर ऐड करेंगे उसमें। कहता है कि बीबीएल इज ए नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इनका, अच्छा ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट है, हाँ देखना पड़ेगा मेरे बच्चे, नॉन लिस्टेड है लिस्टेड है जो मर्जी बोले ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक बोले या ना बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना पड़ेगा। तो चाहिए तो रेजिडेंट ही देखना होता है उसके लिए, वो प्रूफ हो गया तो आगे फिर देखेंगे, अगर किसी और, अगर हमारा प्रूफ हो गया 183 दिन हो गया, आगे फिर देखेंगे किसी और मुल्क में 182 दिनों से ज्यादा नहीं, फिर हमारा सिटीजन। किसका, उसका लॉजिक कैसे पेश करेंगे ये जो अभी क्या पढ़ रहे हैं। हाँ तो पहले ये बताएंगे ना, दिन काउंट करके ऐसे ही दिखाने पहले दिन, ये दिन आप ऐसे ही दिखाएंगे कि इन महीनों के ये दिन पहले आप दिखाएंगे कि उसके पाकिस्तान में स्टे इतना बनता है, दिन लिख दीजिएगा आगे, वो उसको पता है किस महीने के आपने कितने दिन लिए हैं। फिर आगे आपने टोटल उसको बताया कि 150 डेज, वो क्योंकि पाकिस्तान में 150 डेज रुका है इसलिए ये पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है। लेकिन अगली बात, क्या अगर ये किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा नहीं रुका तो फिर भी बाय लॉ ये हमारा ही रेजिडेंट है। बस ये बात लिखनी है, और तो कुछ नहीं लिखना। यूके वगैरह में उनका उसको गोली मारो, उसका कोई लेना देना नहीं, यूके का अपना बंदा भी होता, हाँ, ये होता है उनका, हमें उससे क्या, उसके हिसाब से तुम नहीं, नहीं, तेरी औकात है, तेरा पाकिस्तान का याद नहीं होता, मैं यूके का जाके याद करना है। हमारे क्वेश्चन बस लेट है। उसको कहना यूके का कोई लेना देना नहीं, जिक्र नहीं ना करना है, नहीं ना, वो यूके से आया जहां से मर्जी आया, अभी वो कह रहे डोनाल्ड ट्रंप आया पाकिस्तान, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई आ जाए जो मर्जी आए, हम उसको पकड़ेंगे, उसके दिन कौन करने शुरू कर देंगे, स्वाय के वो एग्जाम्पशन में फॉल ना करता हूँ। हम ये नहीं देखेंगे, हम कहेंगे क्योंकि ये यूके से आया है, अब यूके के यूएसए से है, अब यूएसए के, कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पे कहीं बताया कुछ कि अगर श्रीलंका का कोई बंदा आ जाए तो उसके दिन जब यहाँ पे पाकिस्तानी वहां से होके वापस आ जाए तो श्रीलंका के मामला भी बताएं, हमें क्या उससे। बेटा नेक्स्ट बताओ, देखो मिस्टर सलमान है, ए प्रॉपर्टी डीलर इन यूएसए, केम टू पाकिस्तान ऑन 1 फरवरी 2025। हमारा टैक्स ईयर कब शुरू हुआ था बोला, 1 जुलाई 2025, 26 के लिए है ना, 1 जुलाई 2025 को साल शुरू हो गया था। लेकिन देखो ये 6 महीने पहले पाकिस्तान में आ गए, 5 महीने, ये फरवरी में पाकिस्तान में आ गए,
दिन काउंट करने शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे? वही देखेंगे ना। देखो, ये हमारा 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। ये कब आ गया पाकिस्तान में? 1 फरवरी 2025 को। क्या ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये काउंट करेंगे ना? अब ये भी ध्यान रखना मेरे चाहिए, इस तरह वो पहले से पाकिस्तान में इस तरह लेकर आ सकता है किसी बंदे को। कह रहा है कि मिस्टर सलमान है प्रॉपर्टी डीलर इन यूएसए। ये ना कि देखो नाम उसका सलमान, आप कहेंगे पाकिस्तानी में ही, जो जिस बाबा साहब ने रेजिडेंट के वो जो भी है। कह रहा है कि यूएसए केम टू पाकिस्तान ऑन 1 फरवरी 2025 ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू 2 अगस्त 2025 इन पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान में कब तक रहा बोला? जुलाई, अगस्त, 2 अगस्त 25 तक यहाँ पे मेरे बच्चे पाकिस्तान में रुका। इसके बाद फिर वो चला गया है, ऐसे ही ना, यहाँ पे उसने लेफ्ट कर दिया। 2 अगस्त को लेफ्ट किया है, मतलब 2 अगस्त वाला, वो 2 अगस्त वाला दिन काउंट होगा कि नहीं? हाँ काउंट होगा, फिर देखते हैं। फिर 2 अगस्त को पाकिस्तान से चला गया। ही रिमेन इन पेशावर अप टू है ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू 2 अगस्त 2025। अच्छा, गया नहीं कहीं पर भी वो। जो 2 अगस्त तक वो पाकिस्तान में रुका इन पाकिस्तान, ही रिमेन इन पेशावर अप टू 30 जून 2025। वो जहाँ ऐसे ही कहते 2 अगस्त तक जो पाकिस्तान में रुका, जून तक वो गया था वहां पे पेशावर में, और देर आफ्टर टिल हिज डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान वो कोयटा में रहे। तो पेशावर वाले कौन करेंगे या कोयटा वाले कौन करेंगे? या हो सकता है आपके बलोचिस्तान में हालात खराब है सर, वो कौन ना करें। कहता है assume that commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year। अब ये अज्यूम करके इस बंदे के बारे में बताएं ये आपका रेजिडेंट है कि नहीं, और टैक्स ईयर आपने कौन सा रखना है? 2026। अगर कैलेंडर ईयर हो टैक्स ईयर आपका जो आपको मिला हुआ है कमिश्नर की तरफ से, और टैक्स ईयर 2026 हो, तो कैलेंडर ईयर, कौन सा कैलेंडर ईयर ऐसा होगा जिसको हम टैक्स ईयर 2026 से डिनोट करेंगे? 1 जनवरी 2025 है, 30 जून 31 दिसंबर 2025, और नशे कैलेंडर ईयर है ना। 1 जनवरी 2025 से अगर कोई टैक्स ईयर हमारा शुरू होता है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, यानी कि एक्चुअली यहाँ पे जो हमने पढ़ा था लिखा था जो हमारा नॉर्मल, वो कहता है कि वो टैक्स ईयर ही कैलेंडर ईयर यूज कर रहा है जो उसको मिला हुआ है, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर मिला हुआ। तो 1 जनवरी, क्योंकि उसने ऊपर लिखा हुआ है 2026 के लिए बताना, तो 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 का जो टैक्स ईयर होगा इसको हम डिनोट करते हैं टैक्स ईयर 2026 से। स्पेशल टैक्स ईयर का यही होता है ना। तो उसके बाद देखेंगे कब 30 जून आ रहा है, तो ये वो टाइम ड्यूरेशन होगा जिसके लिए हम कह सकते हैं ये टैक्स ईयर 2026 है। क्योंकि अगला जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा 2026 वाला, उसको तो टैक्स ईयर 2027 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही है ना। ये 26 है, ये ध्यान रखना मेरे अच्छे, कि इस तरह उसने क्या कर दिया, वो सारा जो हमारा ऊपर बनाया हुआ था हमने सारा सत्यानाश कर दिया। कहता कि इसका टैक्स ईयर यूज ही कैलेंडर ईयर कर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 1 जनवरी से ही हमने काउंट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये आया कब था, ये देखो पाकिस्तान में। कहता कि 1 फरवरी को पाकिस्तान में आ गया, तो ये जनवरी से काउंट शुरू करना है मेरे बच्चों। क्या जनवरी में पाकिस्तान में था? क्या फरवरी में पाकिस्तान में है? कब आया पाकिस्तान में? फरवरी को, यकम फरवरी को। तो क्या 28 या 29 मार्च में है पाकिस्तान में? 31 अप्रैल में है पाकिस्तान में? मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब ये देखना 2 को चला गया, तो कितने दिन अगस्त के? 2 दिन, यानी कि पहली और दूसरी जिस दिन गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कितनी देर रुका पाकिस्तान में। तो 2 दिन ये निकाले मेरे बच्चे, टोटल कितने निकले? पूरा 183 देख लेना, हमारे पे पहुंचे। तो 183 डेज रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट। क्या रखो मेरे बच्चे, कर लोगे ना इस तरह की चीजें। चले पास पेपर कर देंगे यार। 83 हो 84 हो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे 82 डेज होता है ना, फिर दिक्कत होनी चाहिए। आपने फरवरी को कितने का लिया? 28 या 29। यहाँ पे पूरा उसका रेजिडेंट का स्टेटस चेंज हो रहा है, उसकी उसकी बेचारे की बाहर की इनकम भी पाकिस्तान में टैक्सेबल होनी है कि नहीं, एक दिन का रहा। तो फिर आप ये जो रखेंगे ना फरवरी किस लिहाज से रखना है, ये फिर आपको बताना पड़ेगा नीचे मैंने क्या ज्यूम कर रहा हूँ उसको। 28 रख रहे हो या 29 रख रहे हो, तो फिर सीरियस रख के इसको रखना है। अब ये बड़ा नाजुक मामला है।
एंड 183 डेज आप लोगों ने बना दी। लेकिन यही मेरे बच्चे अगर रिज्यूम कर लो कि 27 का तो फरवरी तो नहीं होता, 28 का रखना था या 29 का रखना था, यही ना। तो इसका मतलब कि अगर आप इसको 29 का रखते तो 184 डेज हो जाते। अगर 28 का तो 180, दोनों सूरतों में रहना तो इसने रेजिडेंट ही, तो बच गए हो आप किसी हद तक। तो अगर ये 28 ऐड करने से ये बनते 182 डेज, और 29 183 डेज बनते, फिर दिक्कत होनी थी। खैर कोई बात नहीं, कर तो दिया ना आपने इसको। यही बताना मेरे बच्चे, ये दिन दिखाने हैं आपने, ये दिन वहां पे, वो पाकिस्तान में उसका स्टे इतने दिन बनता है, ये लिखकर आगे ब्रैकेट्स में उसके सारे दिन आपने लिखे, ये नहीं कि मई जून कितना कितना है, बस वो दिन लिखते जाइए। उसको पता चल जाएगा जब ऐसे ऐसे करके लिखोगे ना, सारे जमा कर करके, हैं कि 28 + 31 + 30 + 31 + ये करके लिखोगे, उसको पता चलेगा कि इस महीने के कितने दिन ले रहे हो आप। याद रखो। कहता है स्टेट द परमीशन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 रिलेटेड टू चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल। इसकी परमीशन बतानी है आपने। अगर स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हो तो कैसे आप शिफ्ट होंगे? कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, इन राइटिंग अप्लाई करेंगे, उसको वजह बताएंगे, कंपेलिंग नीड, वो चेंज कर देगा। बिल्कुल सॉरी, एसएससी भी कहने लगा था मुझे दिमाग में। ठीक हो गया, ठीक हो, शाबाश। कहता है कि रिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जीन, क्या बोल रहे हैं इसको, फ्रांसिस बोल रहे हैं या तो फ्रैंको बोल रहे हैं, आसान रखो, जेफ बोल दो यार, रोड़े में करना क्या है इसमें, तो पहले देखो, सिर्फ 2 नंबर है। कह रहा है कि डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जेन जेएफ जो भी है फॉर ये 2009, जो भी 2009, अगर ये नॉर्मल है तो टैक्स ईयर 2009 कहां से कहां तक होगा? टैक्स ईयर 2007 से लेके, सॉरी 8 से लेके 9 तक, ऐसे ही है ना? ठीक हो गया। अज्यूमिंग दैट द कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिज परमिशन टू यूज, अल्लाह फिर वही हो गया, कैलेंडर ईयर इसको इजाजत दिया उन्होंने यूज करने की, है? ये ऐसे थोड़ी बताएगा, है? कैलेंडर ईयर तरह देखो, टैक्स ईयर 2009, तो कैलेंडर ईयर कहां से कहां तक होगा? 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2000। बाकी बच्चों को भी समझ आ रही है थोड़ी बहुत? बेटा देख लेना, ये ना हो कि खुदा ना खासा। हाँ भाई सीनियर, कोई बात नहीं, उसके अल्लाह माफ करें, जिसको इस टाइम में नहीं आती फिर अगली टाइम में अच्छे तरीके से। ये कुदरती मामला, यकीन कर लो, ये बिल्कुल नेचुरल बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ, फैक्ट का मतलब होता है हकीकत है। ये हकीकत है कि खुदा ना खासा जिसको पहली अटेम्प्ट में समझ आ जाए उसको दूसरी में पक्की बात समझ आ जाती है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। पहली में है। वो अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। हाँ, ये ध्यान रखो भाई इसको, अब आपकी मर्जी में, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ समझ जरूर आएगी। समझ आएगी तो आई क्या पास करेगा, नहीं तो नहीं करेंगे, ये मैं आपसे पूरा आपसे वादा कर रहा हूँ। अब ये आपने सोचना कि आपने इस दफा समझना है कि खुदा ना खासा अगली दफा समझना, ठीक है ना? ये अभी वो बकवास करेगा ना वो लास्ट में। देखो कितना दुख देते हो आप, जैसे इतनी दुखी बातें करनी पड़ती हैं। सर हमारा क्या कसूर है, आप उसको बदवा दो, कोई बात नहीं, मेरे से बदवाएं कोई नहीं लगती दुखी, ये सब बकवास। अल्लाह माफ करे, इस तरह की, मतलब टीचर की बच्चे को ये नहीं बदवाएं लगती, मैं उस लिहाज से अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, बदवाएं तो लगती हैं, और मजलूम की बदवा लगती है खिलाफ। मैं कोई मजलूम नहीं, आपके लिहाज से अल्लाह माफ करे, अल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। कहता है कि जेएफ ए फ्रेंच डिजाइनर है, ऑफन विजिट टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई 2008 से लेके 25 फरवरी 2009 तक। यानी कि देखो हमारे पास 1 जनवरी 2008 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक है, हमने ये टाइम ड्यूरेशन, ये पाकिस्तान में रुका है। देखो ये पाकिस्तान में जनवरी 2008 में है, नहीं है। फरवरी में है, नहीं है। मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, हाँ आ गया। यहाँ पे मेरे अच्छे जब जुलाई में यहाँ पे आया है, ये 10 दिन है ना यहाँ, तो 10 भी काउंट करना है ना बीच में, तो जुलाई 31 का है, तो दिन भी बीच में काउंट करना है, एक दिन से सत्यानाश हो ना। देखना वो कह रहे हैं उसको, तो कहते हैं 21 दिन या 22, 22 दिन मेरे बच्चों। उसके बाद जुलाई, अगस्त में है कितने दिन, सितंबर में है
कितने दिन? या तो बताओ ना मुझे, मैं जितने बताने मुझे याद रखना जिम्मेदारी नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। मुझे आप कहें ना सर, आपको मैनू क्यों पता हो? आप पेपर आप लोगों ने करना है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो 22 और ये 30 लिखूं या 31 लिखूं? हाँ 31। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, अच्छा देख लो ये है ना, अक्टूबर भी है, कितने दिन? नवंबर है ना, कितने? 30। दिसंबर है, जनवरी है, लेकिन कैलेंडर ईयर बोला था, यहाँ पे रुक जाएंगे उसे, लेकिन कई शहजादे और बेटियां उसको ऐड करेंगे मुझे पता है, और आप लोगों ने कभी मायूस भी नहीं किया। ले मेरे बच्चों, अब जरा इसको करो, टोटल करो कितने। ये भी काफी करीब किया है, बस वेरी गुड, गुड एफर्ट। 170 रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट? नॉन। बेटा जरा थोड़ी सी स्पीड अप रखो जरा इसको, औखा भी कर लो ना थोड़ा सा, सवाल पता लगे कब कब आ रहा है, कब कब जा रहा है, कर क्या रहे हो। कह रहा है कि ये 2018 का पास पेपर है, 3 नंबर का। कह रहा है कि फर्स्ट, सॉरी, और 1 दिसंबर 2006 ब्रूसली वॉज अपॉइंटेड बाय चाइनीज कंपनी एज ए टेक्निकल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान। 1 जनवरी को अपॉइंट हो गया मेरे बच्चे को पाकिस्तान में। अब वो आया कब है वो देख लेते हैं उसको। ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग, देखो अगर अपॉइंट हो गया जब मर्जी अपॉइंट हो जाए, हमने उस दिन से काउंट करना है जिस दिन वो पाकिस्तान में आएगा, हमारे से तो वो कंसर्न है ना मेरे बच्चों। अब ये ना कोई अपॉइंट उन्होंने कर दिया यहीं से काउंट करना शुरू कर दो उसको, क्योंकि आपने कहा था सर वो दिन चाहे जैसे मर्जी गुजारे, पाकिस्तान में गुजारे। कह रहा है कि पाकिस्तान में कब आया वो। अच्छा पहले टैक्सी ड्रॉ कर लो, टैक्सी देख लो नीचे, कह रहा है इन, अच्छा पहले सबसे पहले ना टैक्सी पढ़ा करो, ये पहले रिकॉर्ड में पढ़ा करो, इससे पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैंने कहाँ से कहाँ तक रोकना है उसको, चीजें शुरू में प्रोसेस करना शुरू कर दोगे आप। कह रहा है इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड लेटर रूल्स देयर, वो ये रूल्स किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो आने जाने के दिन जो हमने रूल थे ना, वो रूल्स के नाम था। यानी कि रेजिडेंट स्टेटस जब हम किसी का देखते हैं तो उसके दिन काउंट करने के आगे जो चीजें बताई गई थी वो रूल्स थे। ओके देखो एक लॉ लॉ सिंपल बात बताता है, 183 दिन। लेकिन फिर हमने कहा कि 183 दिन काउंट कैसे करने हैं, ये तो सर आपने बताया नहीं, उसके लिए फिर लेटर से रूल्स आए कि इन रूल्स के मुताबिक हम दिन काउंट करेंगे। इसलिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने सादी बात बताई थी कि 183 दिन या उससे ज्यादा पाकिस्तान में रुके वो रेजिडेंट है। लेकिन हमने कहा कि 183 दिन कैसे काउंट करने हैं सर, तो फिर इनको आम लोगों को समझाने के लिए कैसे काउंट करने हैं उसके फिर उन्होंने लहदा से रूल्स दिए। कहता उन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 भी और उससे लेटर जो रूल्स उन्होंने बता रखे हैं, कमेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रूस ली फॉर द टैक्स ईयर 2007, मतलब कुछ नहीं बताया इसने, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। और ये कहां तक, कहां से कहां तक होगा? 1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007, ऐसे ही ठीक हो गया। पाकिस्तान में कब आया वो? 15 दिसंबर को 2006 को। अब मुझे बताओ ये जो जुलाई, जुलाई का महीना क्या पाकिस्तान में था? अगस्त पाकिस्तान में था? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चले जी। ये बड़ा दिसंबर कितने दिन आया, कब है? 15 को। अब ये दिन कौन करना है बीच में? 15 बीच में ऐड कर लिया ना, ठीक हो गया। तो 17 दिन, उसके बाद जनवरी है, देख लो पहले आगे देख लो। 15 को आया, ज्वाइन ऑफिस इन पाकिस्तान, ये कब किया उसने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। देखो हमने कहा था कि अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है उससे पहले अगर पाकिस्तान में आ गया है और एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद भी पाकिस्तान में रुके, भाई है तो पाकिस्तान में ना, गोली मारो। तो कहता है काम उसने 20 दिसंबर को शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है विजिट टू दुबई, अब ये दिक्कत है, यानी कि ये क्या है मार्च में, तो इसका मतलब फिलहाल तो हम जो हमारा दिसंबर है, दिसंबर बीच में पूरा आ गया, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी तो कोई मसला नहीं था पूरा 31, और फरवरी, मार्च, अब यहां पे दिक्कत है। मार्च कहता है कि 21 से लेके 30 तक उसका ट्रिप था। अब देखो वैसे तो लॉजिकली जाहिर बात है, हम यही समझेंगे 21 को गया और 30 को वापस आ गया, तो उस लिहाज से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, जो निकालने वो दिन तो बताओ ना पहले। 21 भी काउंट नहीं करना, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8 दिन काउंट नहीं करने बीच में।
8 दिन यानी कि जो हमारा अज्यूम कर लो जो मार्च है वो है 31 का, बीच में से निकालो कितने दिन, 8 बताने हैं उसको करके। तो 31 में से 8 निकाले, ये दिखाएंगे वहां पे पेपर में, यानी कि जब ये आप बताएंगे तो 31 - 8, ताकि उसको पता चले कि ये जो ट्रिप है इसका कौन सा दिन मैंने काउंट किया कौन सा नहीं किया। याद रखोगे ना इस बात को? जब आपने उसको 8 दिन बताए तो आपने उसको बता दिया मैंने 21 दिन भी काउंट किए और 30 दिन भी काउंट किया है, बस बीच में 22 से ऑनवर्ड 29 तक ये काउंट नहीं किया, ये 8 दिन बनते थे। क्या रखोगे इसको? तो ये बड़े कितने, 31 - 8, 23, ठीक हो गया। उसके बाद फरवरी मार्च में हो गया हमारा, अप्रैल का देख, लो भाई अप्रैल में फिर वो गया बाहर, 12 और 21, यानी कि 12 का दिन भी पाकिस्तान में रखना है और 21 का भी दिन, अप्रैल 30 या 31, 30 माइनस कितने दिन इसमें से रखोगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 8 दिन। तो यहाँ पे भी हम 8 दिन माइनस, तो 22 डेज ऐसे ही। मई का कुछ हुआ वो यहीं पे होगा पाकिस्तान में, प्लस 31, ऐसे ही है ना? जून में कुछ हुआ, जून में नॉर्दर्न एरियाज में गया वो पाकिस्तान में, 4 से लेकर 9 तक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कई होंगे खुदा ना खासा नशे वो कहेंगे ले सर ने कहा था ये दिन 4 नहीं रखना बस 5, 6, 7, 8, हाँ 9 नहीं रखना, 4 दिन तो इसका मतलब जून पूरे का पूरा 30 ऐड करो। चलो बताओ दिन कितने हो छोटो, देख लो, ना करो इतना नाजुक मामला, जिनके रौला यहाँ पे सिर्फ उनका होगा कौन सा ऐड कर रहे हो कौन सा नहीं कर रहे हो। हमने रूल पढ़े हैं, हम उसके मुताबिक, और बता देंगे उसको, अगर दिक्कत हो ना आप बता देना कि मैंने जो डे ऑफ, जो जैसे 20 से वो कहाँ कहाँ से गया था, सॉरी दुबई, 21 से 30, तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ 21 को पाकिस्तान से गया और 30 को पाकिस्तान में वापस आया। अगर दिक्कत हो यकीन कर लो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कहीं पे दिक्कत हो आप उसको बता देना कि मैंने यहाँ पे अज्यूम क्या किया है। बहुत खुश होता है यहाँ पे इस तरह के मामले, ये ना कि माशाल्लाह पूरा पेपर ही अपने लिहाज से अज्यूम कर करके सॉल्व कर सर ने कहा था बहुत खुश होता है, सर भी खुश और ये भी खुश, क्योंकि सर को खुदा ना खासा अगली दफा फिर फीस पे करेंगे, हैं? सर तो पक्की वाला खुश होंगे अब, अल्लाह माफ करें। तो 182 दिन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये आपको बताना पड़ेगा ना, उसको करना पड़ेगा। नहीं तो फरवरी तो वो तो पीछे गया ना, एक सेकंड, अच्छा सॉरी, ठीक हो, हमने फरवरी 28 का लिया ना। अब देख लो टैक्स ईयर 2007 है। हाँ तो मेंशन कर देना, ठीक। मैं फिर भूल गया हूँ, जो 4 पे डिवाइड हो जाता है उसको क्या कहते हो आप, वो 28 का होता है, अच्छा वो 29 का होता है। बस वो आपका काम है, मैं मैंने सिर्फ रूल बताने हैं आपको, ये आपका काम है। आ जाओ मेरे बच्चे, बस करो बस, बस आखिरी सवाल आज का, बाकी कल करेंगे। ले बेटा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, इन व्यू ऑफ द प्रीमियम ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रूल्स मेड देयर अंडर डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर ये भी कल कर लेंगे, ये कर ले आज, चलिए। अब पता नहीं मिक्स बताया आप लोगों ने, मेरा कहना कि सर हो सकता है सर यहाँ पे मुश्किल होगा, सर ने देख लिया होगा मुझे गोली जितना मर्जी, देखो हमने रूल पढ़ लिए ना, रूल के मुताबिक जो मर्जी कह दे, और वल्लाह मैं नहीं देख के आया इनके दिन कितने बनते हैं ना, मुझे देखने की जरूरत है। तो वो तो फिर हमने सही लॉ ही नहीं ना पढ़ा, अगर अरे किधर बंद है तो भाई, तो पढ़ने के लिए ये कराया, भाई पढ़ने के लिए बताया आप लोगों को, समझे? ना ना नहीं मेरे से, आज हमने टेबल टेबल अप्लाई करना सीखना है। बड़ा क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो, उसको क्वेश्चन बैंक से यूज करो, हम उस वही सवाल आपने हमने देखो, अगर यहाँ पे कोई सवाल है तो मैं करवा रहा हूँ, अगर कोई पास पेपर इधर उधर से जरूरत हो, बाकी आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक
और जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज दे रखी है आपने सिर्फ वो करना है। इसके अलावा आपने कोई पास पेपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये ना करना सर फंसाएंगे। मैंने आपको बताया कि आई कैप का क्वेश्चन बैंक और जो बुक है इसकी, इसमें जो एक्सरसाइज हो बैंक के अंदर, जो सवाल हो, बस आपने वो ही करना। ये अगर कोई मैं पास पेपर यहाँ पे करा रहा हूँ कहीं से डाउनलोड करके, ये आपका कंसर्न नहीं है। हाँ, कुछ सवाल हम उसको रखेंगे जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के, जब पेपर करेंगे इंशाल्लाह पिछले उसके अटेम्प्ट का, तो फिर देख लेंगे। आपको इससे हटके आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो आपने क्वेश्चन बैंक करना है। मैं उसके सवाल आपको देकर आपको मैसेज कर दूंगा कि ये घर आज आप प्रैक्टिस कर लें, वो मैं क्वेश्चन बैंक आपको सेंड कर दूँ। लोड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे जो भी चीज़ें हमने पढ़नी होंगी, क्योंकि बस 1-2 दिन हमने यहाँ पे और लगाना। उसके बाद हम सीधा पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। स्ट्रीमलाइन चीज़ें होंगी मेरे बच्चों, जहाँ से आना है पेपर। इधर गया डिटर्मिनेशन टैक्स लायबिलिटी। अब दुआ कर रहे होंगे सर हो ही नहीं। लेवल डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बस हमारी क्लास कितने बजे तक है बोला? ठीक हो गया। बस हम 10-15 मिनट में सीख लेंगे कि वो टेबल हमने कैसे यूज करने हैं, टैक्स लायबिलिटी हमने कैसे निकालनी। लो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कोई मिस्टर ए है। अब देखो मिस्टर ए कहाँ कहाँ से इनकम कमा सकता है। आपने मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, खाली टैक्सेबल इनकम, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, टैक्सेबल इनकम भी और टैक्स लायबिलिटी भी ये कैलकुलेट करनी है। और टैक्स ईयर है, ये साफ सुथरा करके लिखा करेंगे, वैसे मैं अब इनामती तौर पे लिख रहा हूँ। टैक्स ईयर 2026 अज्यूम करना। तो मिस्टर ए कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ईयर 2026 अज्यूम कर लो मेरे से। उसकी सैलरी, इस साल में सैलरी भी होगी, सैलरी होगी उसकी 2 लाख रुपया पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितनी आई मेरे बच्चों? 24 लाख। उसके बाद हो सकता है ये कोई कारोबार भी कर रहा हूँ। मैं सादा इनकम अभी लिख रहा हूँ, ये तो आपको पता चल गया कि कुछ डिडक्शंस भी होती हैं, वो देख लेंगे बाद में। बिजनेस इनकम मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि इसने कमाई है 6 लाख रुपए। उसके बाद इसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कुछ कमाई है मेरे बच्चों। उसके बाद इसने कुछ कैपिटल गेन भी कमाया मेरे बच्चे। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं लिखना, क्योंकि लफ्ज कैपिटल गेन खुद ही बता रहा होता है कि यहाँ से कुछ कमाया आपने। बाकियों के साथ लिखा करेंगे, पूरा लिखा करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके लिए लफ्ज सिर्फ क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन, क्योंकि गेन का मतलब ही क्या है? आपने कुछ कमाया। तो उसके बाद मेरे से कुछ और भी उसने कमाया होगा अदर सोर्सेस से भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अज्यूम कर लो कि वो बनती है उसकी 1.5 लाख। मादर के साथ मैंने आपकी एक भी नहीं मानी, क्योंकि आप मेरे कोई नहीं मानते। आवाज़ तो आ रही थी मुझे, लेकिन मैंने जानबूझ के मैंने कहा कि नहीं इसका नहीं बताया हुआ, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन दिक्कत हो जाए। लो बेटा बताएं जरा टोटल, ये इसका नाम क्या होगा? आपने 40 लाख बता रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? टोटल इनकम। देखो अभी इसमें कोई ऊपर एग्जेम्प्ट इनकम तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसको लेस करने, अगर होती अज्यूम कर लो, तो हम उसको यहाँ से लेस कर देते। यहाँ से हम करते लेस एग्जेम्प्ट इनकम फलानी जो भी है, तो यहाँ से उसको क्या करते लेस, क्या फिर उसके बाद कुछ और भी लेस करना था? डिडक्टेबल अलाउंस। फिलहाल तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डिडक्टेबल। अच्छा ये भी याद रखना, पता नहीं डिडक्टेबल अलाउंस भी होंगे कि नहीं। अगर होंगे तो लेस करने हैं, अगर ना भी हो तो आप उसको फॉर्मेट दिखाने के चक्कर में आप लिख दें लेस डिडक्टेबल अलाउंस और यहाँ पे 0 लिख दें, कुछ भी नहीं है। अगर हो तो आप यहाँ पे लिख दें, अज्यूम कर लो कि हम कहते हैं कि यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस है मेरे बच्चे 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे मुझे बताएं, ये जो 3.9 मिलियन आया, इसका नाम क्या होगा? टैक्सेबल इनकम। ऐसे कैसे डिफाइन किया था टैक्सेबल इनकम को? टोटल इनकम में से जब लेस कर दें हम, और टोटल इनकम भी वो हो जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम शामिल ना हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारी कौन सी निकली है? ये टैक्सेबल इनकम। अब मेरे बच्चे अगली बात, अब हमने ये हमारी टैक्सेबल इनकम अज्यूम कर लो, बल्कि अज्यूम क्यों करना, आपने यहाँ पे समझाना है आपको। 3.9 मिलियन मेरे बच्चे उसकी टैक्सेबल इनकम निकली है। अब आप जाओ टेबल्स के ऊपर, 2 टेबल नजर आ रहे हैं आपको किताब के अंदर? यहाँ पे 2 जो टेबल नजर आ रहे हैं, एक उसने दिया होगा सैलड पर्सन के लिए। अच्छा मैं लफ्ज यहाँ पे सैलड बोल दिया करूंगा, सैलड का मतलब सलाद वाला नहीं होगा। हाँ, ये ना हो कि सैलड पर्सन क्या है, वो स्पीड में जब बंदा बोलता है सैलड, सैलरी जो भी है वो आर साइलेंट है, तो सैलड बोल दिया करते हैं उसको, इट्स ओके।
तो एक होगा मेरे बच्चे यहाँ पे जो टैक्स रेट्स दिए हुए सैलरी पर्सन के लिए भी दिए हुए हैं, और नॉन सैलरीड और एओपी, यानी कि सैलरी वाले के टैक्स रेट लेना है। सैलरी वाले के अलावा अगर कोई बंदा सैलरी वाला नहीं है या कोई एओपी है, एओपी भी इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसे ही उसकी इनकम कैलकुलेट किया करेंगे। वो भी पर्सन है ना, पीछे पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ के हैं। यानी कि पार्टनरशिप भी पर्सन होती है, पार्टनरशिप का अपना हम इनकम कैलकुलेट किया करेंगे, और जब उसकी इनकम निकला करेगी टैक्सेबल इनकम, इसी तरह ला के ये वाले रेट्स लगाया करेंगे जो ऊपर लिख रखा है इसने। ये रेट्स किसके लिए हैं? एओपी के और नॉन सैलरी के। और अगर वो सैलरी पर्सन है तो ये। अब रौला ये है कि सर कैसे पता चलेगा ये सैलरी पर्सन है या नॉन सैलरी है? अब इसका रौला है मेरे बच्चे। इसके लिए आपने एक चीज रट लेनी है जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपने क्या किया करना है, ये जो टैक्सेबल इनकम निकली किधर गई हो, ये ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, इस टैक्सेबल इनकम का लिया करना 75%। अच्छा, ये सिर्फ कैलकुलेटर में लेना, लिखना नहीं कहीं पे। इसको आपने जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम निकला करे उसको आपने करना है 75% इसका निकालना। निकालें इसका टैक्सेबल इनकम का मेरे बच्चे कैलकुलेटर। कितना निकला इसका 75%? 29, 25,000, यानी कि जो भी, यानी कि कुछ इस तरह का 29 लाख कुछ निकला। जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसका 75% है। अगर सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा हो, वो सैलरी पर्सन हो। यानी कि कोई बंदा सैलरी पर्सन तभी होगा, आपने टैक्सेबल इनकम का 75% लिया करना। अगर 75% से सैलरी जीत जाए तो सैलरी, अगर हार जाए तो नॉन सैलरी। यानी कि सिंपल बस आपने क्या किया करना, टैक्सेबल इनकम का 75% ले लिया करना, फिर आप उसका मुकाबला कराओगे सैलरी के साथ, इनमें से ज्यादा तगड़ा कौन है। ये टैक्सेबल इनकम का 75% जीतता है या सैलरी जीतती है? अब आपने यहां पे देखा होगा, सैलरी है 24 लाख और टैक्सेबल इनकम का 75% है 29 लाख। हम यहां पे कहेंगे कि कौन जीता है? सैलरी हार गई है और ये टैक्सेबल का 75% जीत गया है। ये नॉन सैलरीड हो। यानी कि कैसे डिटरमिन किया करेंगे ये सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड है? हाँ, सैलरी चाहे हो भी, ये नहीं बोल देना कि ये सैलरीड पर्सन है। अब हम यही उसूल वो देखा करेंगे। आपने हमेशा उसकी टैक्सेबल इनकम पहले कैलकुलेट करनी है नॉर्मली जैसे करते हो, उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम निकले उसका 75% लेना है और उसको कंपेयर करना है 75% को सैलरी के साथ। अगर टैक्सेबल इनकम के 75% से सैलरी ज्यादा हो, हम कहेंगे ये बंदा तो सैलरी ही होना चाहिए। हमेशा असूल क्या होगा? टैक्सेबल इनकम का 75%। ये आसान होता है, और भी बड़े तरीकेकार बता देते हैं, लेकिन मुझे आसान ये लगता है क्योंकि मुझसे रट्टा नहीं लगता। मैं इस चीज को समझ आता हूँ यार, ये सही है। यानी कि हमेशा टैक्सेबल इनकम निकालो, उसका 75% लो और उसको जाके किससे कंपेयर करो? सैलरी से। अगर इसके 75% से भी सैलरी ज्यादा हो, तो समझो 76% सैलरी है, तो यार सैलरी मांगो इसको बंदे को। लेकिन अगर 75% के बराबर, चाहे बराबर भी हो या उससे कम हो, ये मान लो कि ये इसका हमने 75% दिया, वो था ही 24 लाख, बराबर आ गया ना, तो फिर भी नॉन सैलरी। यानी कि सैलरी बनने के लिए उसको 75% से जीतना पड़ेगा। याद रखोगे, बराबर हो या उससे कम हो। सैलरी अगर 75% से, आपने सैलरी के लिहाज से सोचना है, देखो फैसला करोगे सैलरी के लिहाज से, 75% ले लिया, अब सैलरी से कंपेयर करोगे, सैलरी के लिहाज से फैसला करना है क्या सैलरी 75% से बढ़ गई तो सैलरी, अगर बराबर है या कम है तो नॉन सैलरी। टैक्सेबल इनकम का कितना लिया? 75%। किससे कंपेयर किया? अगर सैलरी ज्यादा हुई तो सैलरी, अगर वो कम हुई, याद रखोगे। अब मेरे बच्चे आपने ये तो ये इस तरह डिटरमिन करना है कि हमने कौन सा टेबल यूज करना है। अब देखेंगे ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगी। लेकिन याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। अब हमें ये तो पता चल गया ये सैलरी है नॉन सैलरी है। हार गई ना सैलरी, 29 लाख बनाया, 75%, सैलरी 24 है, तो सैलरी हार गई, नॉन सैलरी है। तो इसका मतलब हम किस टेबल पे जाएंगे? और ये है कितनी इनकम? 29 लाख, ऐसे ही ना, 39 लाख। अब हम गए सीधा नॉन सैलरी वाले टेबल, टैक्स रेट फॉर सैलरी और नॉन सैलरी। अब यहां पे देखें कि हम किस स्लैब में फॉल करेंगे। अब ज्यूम कर लो 39 लाख, कहता कि अगर कोई बंदा जिसकी टैक्सेबल इनकम 32 लाख से एक्सीड कर दे, देखो पिछला 32 लाख तक है, अगर तो पूरी 32 लाख होती तो हम यहां पे चौथे में जाते। अगर 32 लाख से एक्सीड कर गया 1 रुपया भी, तो हम अगले स्लैब में फॉल करेंगे।
इसलिए टैक्स वालों का रोल बड़ा बढ़ जाता है यहाँ पे, एक एक रुपए का हिसाब किताब लगाते हैं कि ताकि किस स्लैब रेट में फॉल करें। तो बेटा हमारी जो ये तो निकली है टैक्सेबल इनकम, वो 32 लाख से ज्यादा और 56 लाख से कम है। तो कहता है इसमें आपने क्या करना है, एक तो 6,50,000 ये तो टैक्स है ही है, ये तो है ही है, इसको तो चुप करके ऐड करना। 6,50,000 इसमें प्लस कर देना आपने 40% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹32 लाख, और हमारा 39 है ना, आपने 40% किसका लेना है, 32 लाख से जितनी अमाउंट इंक्रीज हुई 7 लाख, तो 7 लाख का आपने मेरे बच्चे 40% लेना। 2 लाख 2 लाख, ये टोटल कितना निकला मेरे? 2,80,000, तो टोटल कितनी निकलेगी? 9,30,000। ये मेरे बच्चे हमारा क्या निकलाएगा, ये हमारा टैक्स निकलेगा। अभी फिलहाल आगे इसमें भी कुछ कमी पेशियां होंगी, वो कैसे निकालेंगे वो बाद में देखेंगे। फिलहाल मेरे बच्चे सिर्फ हमने क्या करना, अब आप लोगों की जिम्मेदारी जरा जल्दी जल्दी अब आप लोगों ने बताते जाना। अजीम कलम बच्चे, इस बंदे की सैलरी है 1 लाख रुपया पर मंथ, 12 लाख, ये 1 लाख ही रखो इसको, 39 में से 12 लेस कर दो बोला, तो अब ये सारा ऊपर जितनी भी कैलकुलेशन है सारा मिल मिला के कितना आया होगा, 27। अब मेरे बच्चे पहले तो मुझे ये बताएं, ये सैलड है या नॉन सैलड? सैलरी तो पहले ही हार गई थी बेचारी, जब इतनी अमाउंट थी, अब तो पक्की बात है क्या होना चाहिए, ये नॉन सैलरी हो। चलें कितनी है ये, 27 लाख है ना। रेट कौन से देखेंगे, सैलरी वाले नॉन सैलरी वाले? अमाउंट कितनी है बोला, 27 लाख। तो हम गए नॉन सैलरी वाले पे, कितने दिला मुझे, क्यों कौन से स्लैब में फॉल करेगा? 16 से ज्यादा है लेकिन 32 लाख से कम है, साइज है ना। तो मेरे बच्चे 1,70 तो आप सीधा ऐड कर दोगे उसको, 1,70 तो आपने ऐड कर देना मेरे बच्चे इसी तरह। और ये टेबल दिया होगा, कहीं याद करने ना बैठ जाना, को नीचे ही बैठा हो याद कर रहा हो धूप में बैठा कोई पता नहीं होता मेरे बच्चे, मैं बहुत डरता हूँ आप लोगों से, सही बात, अल्लाह के बाद मैं आप लोगों से डरता हूँ। 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख, हमारा कितना है, 27 लाख, तो 16 से ऊपर जाएंगे जरा, 11 लाख, तो 30% ऑफ 11 लाख निकालें कितना, 3,30,000 3,30,000 करो जमा मेरे बच्चे सारे, 5 लाख, 5 लाख के आगे उसकी फिलहाल टैक्स पेबल, अभी लफज बोल देंगे टैक्स पेबल, लेकिन अभी फिर कुछ चीजें हैं, थोड़ा वापस आए। अच्छा मेरे बच्चे, जिस बच्चे को समझ आए उसने बार बार पूछना है, क्योंकि मैंने बताया ना लास्ट टाइम एक बेटी वो इन बिटवीन जाकर उन्होंने पूछा सर वो टेबल अप्लाई कैसे करते हैं, तो दिक्कत होगी। माशाल्लाह उन्होंने पास भी कर लिया, लेकिन फिर भी ये टेबल अप्लाई करने का तरीका का, क्योंकि इसी के मुताबिक सारा कुछ होना, अगर यही इस्तेमाल करना ना आया तो मेरे बच्चे सत्यानाश हो जाएगा, फिर आई का 6 महीने मजीद देता, 10 सीख क्या। लो बेटा इसकी सैलरी है 3 लाख रुपया पर मंथ, सॉरी 36 लाख। चलो भैया करो जमा इसको, अब बताओ कहाँ तक जाएगा माल, ऊपर टोटल ये ये समझाइए कि छोटी बहुत साहब। चलो अब दिमागों में करना, लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं उसको, करो इसका 75%। नॉन 38 लाख 25 ये अभी भी नॉन सैलरी है 36 कुछ है, वो तो फिर भी चौथे स्लैब पे क्या होगा, मेरा ख्याल है कि अब यो हमने सीख लिया। अब दोबारा वापस आओ, इसकी सैलरी है 4 लाख, 48, टोटल कितना हुआ, तो 65, और 75%, ना ना अभी भी
तो यार जो भी है, 62 आ रहा है सर। अच्छा सॉरी सॉरी, ये 63 है ना, ये 62 आ रहा है, तो 61, 61 का लो 75%। ऊपर 48 है, 46 नहीं है, मादर के साथ लिखने में दिक्कत हुई है मुझे। 64 64 ही है, ये 63 हो गया। चलो बताओ, 75%। तो सैलरी जीत गई ना फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चे अगर अब सैलरी वाला रेट देखेंगे, नॉन सैलरी वाला, सैलरी वाला, यानी कि बड़ी मुश्किल से बनता है भाई। अगर बराबर आ जाए तो बराबर भी हम नॉन सैलरी वाला देखें। अभी रूल देख लेते हैं। टैक्स रेट फॉर सैलरी इंडिविजुअल, ऐसे ही बच्चे। Yes, और है कितना वाला ये टोटल? 63। तो मेरे बच्चे जरा देखें, last 6 40 से ऊपर, 10 मिलियन से ऊपर तो नहीं ना? ये ध्यान हमेशा रखना है आपको कि 10 मिलियन के इन बिटवीन है या ऊपर है, या 10 मिलियन के बराबर है। क्योंकि अगर 10 मिलियन टैक्सेबल इनकम निकल आती है उसकी, ये तो 63 है ना, 6.3 मिलियन सॉरी, तो अगर 10 मिलियन निकल आती है तो फिर क्या होना था? तो फिर वैसे 10% जो टैक्स लाइबिलिटी हमने निकालनी थी उसका, हाँ उसका भी ऐड करना है। चलो ठीक है, एक्सीड करके भाई, मैं अभी क्योंकि रूल पढ़ाया नहीं ना, अभी एक एक लफ्ज तो बताना था मैंने। ठीक हो गया। लो बेटा आखिरी इसको जो 6,16,000 तो ऐड कर दो, प्लस करो उसका 35%, जितनी भी अमाउंट किससे बढ़ी है, 48 लाख, तो हमारी कितनी बोला 63, तो कितना 22, तो 22 35% ऑफ 22, तो 7,70,000 ये होगी। तो जो भी निकलेगा इस तरह करके मिलते इसको हमने कैलकुलेट किया। सिर्फ एक चीज बताना मेन मकसद था, सारे हेड से इनकम इकट्ठी की, उसका कितने परसेंट लेना? 75%। अगर 75% से सैलरी इंक्रीज कर दे सैलरी, अगर 75% से सैलरी कम हो, अब जरा देखिएगा मेरे बच्चे असूल क्या होता है, वेयर द अमाउंट इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड, बराबर हो तब भी नहीं, 75% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। हमने यही किया, हमने टैक्सेबल इनकम का पहले 75% लिया और सैलरी से कंपेयर किया। अगर सैलरी उससे एक्सीड कर गई टैक्सेबल इनकम के 75% से, तो हमने कहा कि कौन सा टेबल लगेगा, सैलरी वाला। लेकिन अगर हमने क्या किया, टैक्सेबल इनकम का 75% लिया, उसको सैलरी से कंपेयर किया, और सैलरी अगर एक्सीड ना की तो नॉन सैलरी। बस यही असूल है मेरे बच्चों। अगर बराबर भी आ गया तो क्योंकि उसने बोला है कि 75% से अगर सैलरी एक्सीड कर गई, उसने ये नहीं लिखा इक्वल और एक्सीड, याद रखोगे ना, इसलिए एक्सीड करना जरूरी है। अगर बराबर भी आ गया तो नॉन सैलरी वाला रेट ही लगाना है। 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि हमारी अज्यूम कर लो हमारी सैलरी है 60 रुपए, ये सैलरी है, बाकी भी होंगी सारी चीजें, और टैक्सेबल इनकम अज्यूम कर लो हमारी निकली है 100 रुपए टोटल, इसका हमने लिया 75%, कितने रुपए निकले 75। अब बताओ सैलरी से कंपेयर किया, सैलरी ज्यादा या कम, सैलरी या नॉन सैलरी, याद रखोगे ना इस बात। अगर अज्यूम कर लो हमारा टोटल निकला 70 रुपए, जो भी है इसका 75% लो, कम होगा, पक्की बात। तो कम है सैलरी से 60 से, तो कौन सा रेट, हाँ 52, तो सैलरी जीत गई। तो फिर अगर अज्यूम कर लो कुछ भी ऐसी अमाउंट होती जिसका 75% भी यहाँ पे 60 ही आता, तो सैलरी के बराबर नॉन सैलरी, याद रखोगे ना इस बात। तो अगर इतना की सीख लिया ना, ये ऐसी चीज है जिसपे 2-2 3-3 लेक्चर लगाने पड़ते हैं। कल से हम सवाल करने शुरू कर देंगे, साथ साथ ही प्लस माइनस करना शुरू कर देंगे। देखिए फिर आपने कैलकुलेट करके आपने मुझे देना है कि सर ये कितनी अमाउंट बनी है। अब बस आज जाने दें सर, आज हम जा रहे हैं फिलहाल, तो कल से इसको देखेंगे। ले बेटा, चैप्टर नंबर 4 में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वैसे वो हो गई है। इसमें हम सिर्फ हमने ये टेबल लगाना सीखना होता है मेनली, बाकी छोटी छोटी चीज़ें अगर जरूरत पड़ी तो कल हम उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि नाम आते हैं बात का। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नहीं तो कल हम हेड पढ़ना शुरू कर देंगे जो मेन है हमारे, और शायद सबसे पहले हम सौखे हेड से शुरू करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। तो खैर सैलरी भी सौखी सौखे ही है सारा, जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह देख लीजिएगा। नहीं अभी रहने दो, अभी थोड़ा सा रुको। सवाल वैसे मैं होमवर्क भेज दूंगा ना, वो होमवर्क आपके रजिस्टरों में चेक करूंगा। हाँ तो और क्या, बकवास कर रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन बैंक के सवाल सेंड करूंगा, और कल आपके वो
रजिस्टर्स पे सॉल्व होने चाहिए। अगर कोई ना हुए तो बेटा यकीन कर लो कि फिर उसकी खैर को नहीं। आखिरी क्लास होती है, सारा दिन अगर किसी बच्चे की बेइज्जती नहीं की तो यहाँ पे उसका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा।